हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम्स यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकंड पार्ट। देखो आपको यहाँ पे दो चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। फिलहाल जो अपनी स्क्रीन पे है वो रहेगा आरपीएससी का सिलेबस। इसमें आप देखो अपने पास सिलेबस है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 12th का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है वो पहले आता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक हो जाएंगे अपने पास। यहां अपने पास टॉपिक रहेंगे मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल हो वो कैसे मूव करेगा। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा होगा, बल कैसे लग रहा होगा। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम, मैग्नेटिक फील्ड बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है चालक है तो उससे बल कैसे लगेगा। एंड सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसकी वजह से फोर्स कैसे लग रहे होंगे। ठीक है, फोर्स कैसे लग रहे होंगे, या फिर आप कह दो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, इसकी बात करेंगे। उसके बाद आएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो तुम्हारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगी सोलिनोइड, परिनालिका, और ये टोरॉइड आ जाएगा। फिर इसको कहते हैं परिनालिका, और इसको टोरॉइड जो गोल वाली होती है ना, गोल वाली परिनालिका उसे कहते हैं, तो टोरॉइड पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर है वो कैसे काम करता है और उसको एमीटर और वोल्टमीटर में अपने कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीजें अपने इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। जो पहला टॉपिक अपना वो है मैग्नेटिक फील्ड। या हिंदी में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोई चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, एक चार्ज क्यू है वो क्या है, रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, जनरेट करेगा। जब ये कहां है, रेस्ट पे है, और यही क्या हो, कांस्टेंट वेग से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेग नियत वेग से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इसी के साथ बात की जाए, अगर ये क्या हो, चेंजिंग वी से, चेंजिंग वेलोसिटी से, अपनी वेलोसिटी चेंज कर करके क्या कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, या आप कह दो चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, चेंजिंग तुम्हारा टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आप कह सकते हो। अगर चेंजिंग वेलोसिटी है तो वहां पे क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। मतलब अगर इसकी गति नियत है, नियत मतलब स्थिर है, तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र। अगर नियत वेग से घूम रहा है तो विद्युत प्लस चुंबकीय है, और अगर बदलती हुई वेलोसिटी से जा रहा है, बदलते हुए वेग से जा रहा है, मतलब किसी त्वरण से गति कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ई प्लस का बी, वो भी कैसे, बदलते हुए। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, ईएम वेव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ईएम वेव जनरेट हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप देखो क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो यह देखा गया कि उसके आसपास चुंबकीय सुई लेके जाने पर वो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। मतलब जो तुम्हारा धारावाही चालक है कोई भी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है। इसके बाद आता है मात्रा की बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला। क्या होगा, टेस्ला। इसके बाद अपने पास जो पहला नियम आता है, पहला नियम आता है कोई धारावाही चालक है उसके बल कैसे लगता है, धारावाही चालक पर बल। जैसे तुम्हारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स किस तरीके से लगता है, तो जो आपके पास यहां पे फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा F = I L क्रॉस B, ILB sin थीटा। क्या आता है, ILB sin थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ILB sin थीटा। अगर दिशा की बात की जाए तो वो कैसे आएगी, वो आएगी L, दिशा कौन सी आएगी, जो F होगा आपका वो L के परपेंडिकुलर भी होगा, और जो F होगा आपका वो B के परपेंडिकुलर भी होगा। अब देखो बात आती है लेंथ की दिशा कौन सी होगी,
समझो लंबाई तो एक अदिश राशि है, तो लंबाई की दिशा कौन सी होगी? लंबाई की दिशा वही होगी जो क्या होगी? धारा की दिशा होगी। क्या होगी? धारा की दिशा होगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो आपके पास एफ आएगा वो यहां पे क्या आएगा? ILB साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब यहां पे कई चीज आ सकती है, केस भी बन सकते हैं। पहला केस क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, तो एफ बराबर क्या आ गया? ILB साइन 0 बराबर क्या आ गया? 0। मतलब अगर तुम्हारे पास करंट की दिशा है, मतलब ये मान लो लंबाई की या करंट धारा की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, दोनों क्या है? एक दिशा में, तो कोई भी बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से चाहे उसके विपरीत दिशा में होते, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में धारा या जो लंबाई है वो इस दिशा में, 180 का कोण बन रहा है ना, तब भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसी तरीके से अगर थीटा क्या होता? 90 डिग्री होता। 90 डिग्री मतलब चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। और जो तुम्हारा चालक है वो कैसे पड़ा है? धारा वाला ऐसे पड़ा है, तो फिर इसके ऊपर बल लगेगा। ठीक है ना, चुंबकीय बल लगेगा। वो बल कितना होगा? F बराबर होगा ILB साइन 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से धारावाही चालक के ऊपर बल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आएगा? F इजिकल टू ILB साइन थीटा। ये आप याद रखेंगे। इसके डायग्राम की बात करूं, मतलब थोड़ा सा तुम्हें इमेजिनेशन दूं इसकी कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे ये एक धारावाही चालक है, ठीक है, और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र था, इनके बीच में क्या है? थीटा कोण बन रहा है। ये इसकी लंबाई है और इसके अंदर इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और ये इसकी क्या होगी? लंबाई L होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बल कैसे लग रहा होगा वो अपने को देखना है। तो वो फॉर्मूला क्या आता है? F इजिकल टू ILB साइन थीटा। ओके, इसके बाद अपने चलें तो एक अपने पास है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम आता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की आप दिशा कैसे बताओगे? ठीक है, किसी के अंदर मतलब मान लो धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, धारा क्या है? इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो कैसे होगा? इस दिशा को अगर क्या कर लो तुम अंगूठे से दिखाओ, धारा की दिशा को अंगूठे से दर्शाओ, दाहिने हाथ के नियम की बात कर रहा हूं। अगर अंगूठे से दर्शा रहे हो तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा? तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। धारा की दिशा को अंगूठे से दर्शा रहे हो तो इसके चारों ओर क्या आ जाएगा? तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको एक ये तो हो गया तुम्हारे पास दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कह दो इसे, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। ठीक है, एक आता है स्क्रू का नियम। स्क्रू का नियम, ये तुम्हारे पास मान लो कोई स्क्रू है, ठीक है, और ये स्क्रू अगर धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो जो इसके ऊपर जो टर्न बने होते हैं ना, जो टर्न बने होते हैं, और मेरा हाथ जिस दिशा में घूम रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा है ऐसे, और मेरा हाथ जिस दिशा में घूम रहा है, ये किसको दिखाएगा? बी की दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। अगर ये कहां आगे बढ़ रहा है? धारा आई की दिशा में क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी अपने बता सकते हैं। कैसे? देखो, जो एफ की दिशा है वो कैसे आएगी? यहां पे तुम्हें एफ की दिशा निकालनी है, तो हमेशा ये क्या आ जाएगी? एल और बी के परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? एल और बी के परपेंडिकुलर आ जाएगी। आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर एक्स पे क्या हो, एक्स एक्स पे तुम्हारा एफ है और वाई एक्स पे तुम्हारा बी है, तो एक्स क्रॉस वाई क्या आएगा? जेड आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड वाली ट्रिक मैंने बताई गई है। एक्स गुणा वाई होगा, एक्स क्रॉस वाई होगा तो जेड आएगा, जेड क्रॉस एक्स होगा तो वाई आएगा, और वाई क्रॉस जेड होगा तो एक्स आ जाएगा। इसके बाद अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर अपने पास कोई आवेश है ना, तो उसके ऊपर कैसे कैसे फोर्स लग रहे होंगे, कितने फोर्स लग रहे होंगे, वो देखो। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, एक गतिशील आवेश है, ठीक है, उसके ऊपर कितने बल लग रहे होंगे। हिंदी में लिखना हो तो आप लिख लो गतिशील आवेश के ऊपर बल। ठीक है, अब देखो अपने पास जब कोई आवेश ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में था, जहां पे तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, पर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो है, तो वहां फोर्स क्या लगता है? क्यू ई वेक्टर। इसे कहते थे अपने, मान लो क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत की स्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत की वाला बल आ गया। ठीक है, और यहां पे अब मान लो तुम्हारे पास बी क्या नहीं है? जीरो नहीं है, बी कुछ ना कुछ है, और जो आपका चालक है वो वी वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसके ऊपर जो बल लग रहा होगा एफ, वो कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, या कह दो क्यू इंटू वी क्रॉस बी आएगा।
कितना आएगा, Q इंटू V क्रॉस B आएगा। इसकी दिशा कैसे दी जाएगी, जो F आएगा आपके पास, जो F आएगा आपके पास वो B के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो F आएगा आपके पास वो B के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो F आएगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो F आएगा आपके पास B के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो F इक्वल टू क्या गया, QVB। अब देखो यहां पे मैंने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अब्सेंट था, क्या था, अब्सेंट था, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। ठीक है, तब जाके क्या आया, FQVB sin थीटा, है ना। मैंने यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू नहीं लिखा था, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप कि अगर B इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 0 तो क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। वो कितना होगा तुम्हारे पास, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा होगा। इसकी दिशा की बात की जाए तो V क्रॉस B आएगी, मतलब V और B के लंबवत आएगी। ठीक है, अब आता है अपने पास तीसरा पॉइंट, अगर दोनों ही क्या हो, प्रेजेंट हो, तुम्हारे पास E भी है और B भी है, तब और V वेग से क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, तो जो F आएगा वो क्या आएगा, देखो ये वाला भी जुड़ जाएगा और ये वाला भी जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से भी बल लग रहा है और विद्युत क्षेत्र की वजह से भी बल लग रहा है। तो ये आ जाएगा QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, यह कह सकते हो आप, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये है अपने पास मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेक्टर के अंदर जोड़ोगे तो Q कॉमन ले लो, ये क्या आ गया, E प्लस V क्रॉस B। F वेक्टर टोटल कितना आ गया, टोटल बल कितना आ गया, QE वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अब इसी कॉन्सेप्ट बेस पे अपने पास एक नया चीज और आती है, वेग वर्णकारी, वेग वर्णकारी या वेग वर्णकर्ता, इसे कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, देखो ये किस काम आता है, ये इस काम आता है कि तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, इसको, ये चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास, आवेशित कण जो है उनको अलग करने के, बहुत सारे आवेशित कण है, तो इस स्पीड के जो पार्टिकल है वो अलग हो जाए, आप ये जाते हो। ठीक है ना, मतलब वही जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाए बाकी सबसे, जिससे स्पीड उनकी ज्यादा है या कम है, तो वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इस ये कैसे काम करता है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट करता है, काम करता है कि जो आपका F टोटल होगा, Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ये टोटल फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। 0 जाना चाहिए तो अंदर वाली चीज देखो, Q तो 0 हो नहीं सकता आवेश, तो क्या होगा, E प्लस V क्रॉस B बराबर 0। ये आ गया E बराबर V B। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से V कितना आ गया, E बटा B, कि जो आपका वेग है वो क्या होगा, वेग जो है आपका वो कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र बटा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वेग वर्णकारी में फॉर्मूला क्या काम करता है, V बराबर E बटा B, E बराबर E बटा B। ओके, अब एक बात देखें, यहां से यहां पर 2 से 3 केस आएंगे। अब देखो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, इस ये क्या था, ये था अपने पास Q V क्रॉस B, या मैं इसको कह दूं Q V B साइन थीटा एन कैप। एन कैप की दिशा क्या होगी, V क्रॉस B से। एन कैप की जो दिशा होगी वो कैसे दी जाएगी, V क्रॉस B से, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, V क्रॉस B की दिशा। ठीक है, अब यहाँ पे केस देखो क्या बन सकता है, केस बन सकता है, हो सकता है थीटा कितना हो, 0 हो सकता है थीटा कितना हो, 90 हो सकता है थीटा कितना हो, 180 हो। ठीक है, 180 और 0 वाली तो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो तुम्हारे पास FM क्या बन गया, 0 बन गया, इसमें साइन क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो FM क्या बन गया, QVB। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर जब FM क्या हो गया, QVB बन गया इस केस के अंदर, तो देखो एक चीज देखो तुम, QVB बन गया ना, तो इस केस के अंदर जो पार्टिकल होगा, जो कण है वो कैसी गति करेगा, वर्ताकार गति करेगा। कैसी गति करेगा, वर्ताकार गति करेगा। ठीक है, इसमें कोई बल नहीं लगेगा, तो जो पार्टिकल वो कैसे निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब वर्ताकार गति कैसे करेगा, देखो ये मान लो सेंटर है, ये वर्त का ये पार्टिकल है। ठीक है, यहां पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेग किस दिशा में है, इस दिशा में। ठीक है, और मान लो चुंबकीय क्षेत्र कहां है, कागज के अंदर, कागज में लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, इस तरीके से यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। ओके,
देखो इसके अंदर तुम्हारे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो तरीके से दर्शाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, जबकि डॉट का अर्थ क्या है, लंबवत बाहर की ओर। लंबवत बाहर की ओर। ओके, इसके अंदर देखो आप कि वर्ताकार गति हो रही है ना। अब पार्टिकल मान लो इस दिशा में जा रहा था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर, तो वेग किस दिशा में, ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नीचे की ओर, तो बल कहां लगेगा, ये क्रॉस ये क्रॉस ये, ऊपर की तरफ वेग, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो इस पे बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ। और ये पार्टिकल फिर ऐसे ना जाके कहां मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। मान लो ये किसी पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है ना, यहां पहुंच गया, तो वेग यहां, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल कहां लगेगा, नीचे की ओर। तो इस तरीके से घूमता घूमता एक सर्कल क्या कर लेगा, बना लेगा। सर्कल जब बनाएगा तो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होगा, सर्कल बनाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, तो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होगा mv²/r, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसे, वो आपका चुंबकीय बल जो है वो इसे प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो क्या, कि जब आने वाला पार्टिकल है वो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत दिशा में होता है, तो वो क्या होगा, एक वर्ताकार गति करता है, और वर्ताकार गति में घूमने के लिए उसे जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका कौन प्रोवाइड करता है, आपका चुंबकीय बल प्रोवाइड करता है। ठीक है, mv² क्या आ गया, r आ गया। इससे आप काफी चीज निकाल सकते हैं, mv²r बराबर qvb से क्या निकाल सकते हैं, पहले तो निकालो त्रिज्या, निकालोगे त्रिज्या, mv²r बराबर क्या है, qvb। यहां से v से क्या चला गया, v चला गया, तो आपके पास r क्या आ गया, r आ गया mv/qv। पहली चीज क्या आ गई, तुम्हारे पास त्रिज्या आ गई। दूसरा, आवर्तकाल निकालना हो कि ये इसके अंदर कितने टाइम में घूम लेगा। आवर्तकाल क्या आता है, दूरी मतलब परिधि बटा वेग, 2πr/v। तो 2πr/v निकालोगे तो क्या आएगा, m/qv। ठीक है, और यहां से ये भी फॉर्मूला आ गया आवर्तकाल का। यहां से कोणीय आवृत्ति निकालनी हो तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है, 2π/t। कोणीय आवृत्ति क्या होती है, 2π/t। तो निकालो यहां पे 2π/t करो, 2π का 2π, t का मान रखो 2πm और qb। 2π से 2π क्या आ जाएगा यहाँ पे, qb/m। तो ये क्या आ गई आपके पास, कोणीय आवृत्ति आ गई। क्या आ गई, कोणीय आवृत्ति आ गई। इसी के साथ आपको क्या चाहिए, रेखीय आवृत्ति चाहिए। तो रेखीय आवृत्ति क्या आ जाएगी, f बराबर क्या होती है रेखीय आवृत्ति, ω/2π, ω/2π। तो ओमेगा का मान रख दो और नीचे 2π लिख दो। तो ये क्या आ गई, ये आ गई अपने पास रेखीय आवृत्ति। ठीक है, इस तरीके से अपने पास अगर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में गति कब करेगा, जब बल पार्टिकल की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी आपस में। ओके, अब बात आती है यहां पर, अब अपने पास बात आती है, देखो r वगैरह निकालने, v और निकाल लो। यहां से v क्या आ जाएगा, qbr/m, qbr/m आ जाएगा। और बात करें अगर इस तरीके से मूव करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कितना होती है गतिज ऊर्जा, E बराबर 1/2 mv²। तो ये आ जाएगा 1/2 m का m, v² का मान रख दो, कितनी आएगी, q² b² r²/m का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, q² b² r²/2m। ये क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। थोड़ा सा आप ये सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर लंबवत क्षेत्र में है तो वर्ताकार गति होगी तो क्या होगा। अब देखो ये हो गया। अब एक चीज हो सकती थी कि हमने क्या बात की कि थीटा = 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, वर्ताकार गति होगी। ठीक है, मान लो थीटा = 90 है ही नहीं, थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में है, 0 से क्या है 90 के बीच में है। ठीक है, थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, थीटा के दो कंपोनेंट बनेंगे। जो आपका वेग होगा ना, वेग के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो v परपेंडिकुलर और एक v पैरेलल। ठीक है ना, वेग का समांतर घटक, समांतर किसके, b के, और एक वेग का क्या बनेगा, लंबवत घटक। किसके लंबवत, b के लंबवत। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि यहां आपके पास क्या है, b है और इधर क्या है, पार्टिकल का वेग है। तो इसके बीच में क्या है, थीटा कोण है। तो वेग है ना, वेग के दो कंट्रीब्यूशन हो गए। कौन सा, एक तो इसके पैरेलल है, ये वाला को क्या हो गया, v पैरेलल जो कितना है, v cos थीटा। एक क्या हो गया, b के लंबवत वाला, ये क्या हो गया, v sin थीटा। ठीक है, अब देखो जो v आपके पास पैरेलल है ना,
अब बी के जो पैरेलल है वो कौन सा है, वी कोस थीटा। समांतर जो है वो कौन सा है, वी कोस थीटा। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो बी इसको कुछ कहेगा क्या, कुछ भी नहीं कहेगा। ये क्या कहेगा, सीधी दिशा में निकल जा। आप याद करो जब समांतर था, जब कोण 0 डिग्री था तो कोई बल नहीं लग रहा था, कोई बल नहीं लग रहा था, तो पार्टिकल कहां निकलेगा, सीधी दिशा में। तो ये इसको कहां लेके जाएगा, बात करो आप, तो ये इसको सीधी दिशा में लेके जाना चाहता है, ठीक है। और जो लंबवत घटक होगा वो इसको क्या करना चाहता है, वर्त में घुमाना चाहता है। क्या करना चाहता है, वर्त में घुमाना चाहता है। देखो तो एक तो वर्त में घुमाना चाह रहा है गोल, और एक इसको आगे लेके जाना चाह रहा है। एक इसको घुमाना चाह रहा है गोल और इसको आगे लेके जाना चाह रहा है। तो यहां गति कैसी हो जाएगी, हेलिकल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हेलिकल हो जाएगी, स्प्रिंग जैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी गति हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है अगर हेलिकल गति हो गई, हेलिकल गति हो भी गई मान लो, तो यहां पर जो हेलिक्स बना है इसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स बना है आपके पास, तो उस हेलिक्स की त्रिज्या कितनी होगी। तो हमने त्रिज्या कितनी निकाली थी, आप याद करो, त्रिज्या हमने निकाली थी mv बटा क्यूबी। त्रिज्या कितनी निकाली थी, mv बटा क्यूबी। प्लस यहां एक चीज और देखो आप, क्या देखो कि जो वर्त में इसको घुमा रहा है, वर्त में घुमा रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, लंबवत काम में आएगा। क्योंकि जो समांतर वाला है वो तो इसको सीधा लेके जाना चाहता है। तो आर बराबर क्या आ गया, एम वी परपेंडिकुलर बटा क्यूबी, और एम वी परपेंडिकुलर कितना था, वी साइन थीटा बटा क्यूबी। ये क्या आ गया आपके पास, हेलिक्स की त्रिज्या। जो आपके पास हेलिक्स पाथ बनेगा, हेलिक्स की त्रिज्या। हेलिक्स मतलब कौन सा पाथ है, स्पाइरल पाथ है। कैसा, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग नहीं आती क्या, आप कॉपी के बाइंडिंग कराते हो तो ऐसी स्प्रिंग आती है, वैसा सा पाथ बन जाएगा। अब बात आती है, और गोले में घूमने के लिए इसे टाइम कितना मिलेगा, आवर्तकाल कितना होगा इसका, एक बार चक्कर लगाने के लिए हमें पता है 2 पाई आर बटा वी। अब वी कौन सा है, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इसे घुमा कौन रहा है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही घुमा रहा है वेग का। तो 2 पाई आर बटा वी परपेंडिकुलर का मान कितना हो गया, एम बटा क्यू बी। तो ये आ जाएगा 2 पाई एम बटा क्यू इंटू का बी, ठीक है। तो आवर्तकाल अपने पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बटा क्यू बी। इसी तरीके से आपको अगर मैं पूछूं कोणीय आवर्ती कितनी आएगी, तो कोणीय आवर्ती भी आप इससे निकाल सकते हो। 2 पाई बटा टी होता है तो ये हो जाएगा क्यू बी बटा एम, क्यू बी बटा एम। यहां आप देख सकते हो जो कोणीय आवर्ती है वो ना तो यहां पर किस पे, त्रिज्या पे निर्भर कर रही है, ना किसी वेग पे निर्भर कर रही है। तो आप ये भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से सिंपल आवर्ती चाहिए तो वो क्या होती है, आवर्तकाल का उल्टा होती है, तो इसको उल्टा कर दो, वो कितना आ जाएगा, क्यू बी बटा 2 पाई एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज अपने पास और आती है, वो आती है चूड़ी अंतराल। क्या आता है, पिंच या चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, देखो चूड़ी अंतराल कहते हैं जैसे इस स्पाइरल में घूम रहा है, जैसे इस स्पाइरल में घूम रहा है, तो एक आवर्तकाल के अंदर, एक आवर्तकाल मतलब जब ये एक गोला पूरा करेगा, जब ये एक गोला पूरा करेगा उस दौरान ये आगे कितना खिसक जाएगा। समझे क्या आप, कि यहां से चला ऐसे ही यहां तक एक गोला पूरा करे, ठीक है। तो ये कितना आगे खिसक गया, इसको कहते हैं पिंच अंतराल पी। और ये क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इस दिशा में से कौन लेके जा रहा है, वी पैरेलल। और टाइम कितना है, चाल इंटू समय, तो क्या होता है, दूरी होता है। तो समय कितना है तुम्हारे पास, एक राउंड पूरा करने जितना, एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगा था, आवर्तकाल के इक्वल। तो लिख दो वी पैरेलल का मान वी कोस थीटा, और आवर्तकाल कितना लगा था, आवर्तकाल का मान लिख दो। ये आया था अपने पास 2 पाई एम बटा क्यू बी। आप देख लो, देखो 2 पाई एम बटा क्यू बी आया था। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 2 पाई एम वी बटा क्यू बी कोस थीटा। ये क्या आ गया, पी आ गया, ओके। वेग वर्णनकर्ता का हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद अपने पास आता है साइक्लोट्रॉन। इसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है ना, पर इसमें भी तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स ही काम कर रहा है, तो ये भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के बारे में देखो मैं बताता हूं। साइक्लोट्रॉन में क्या होगा, एक एन ध्रुव ऊपर होगा, एक एस ध्रुव नीचे होगा। मतलब देखो यहाँ पे अपने पास 2 डी लगी होगी, इस साइड में तो शायद तुम्हें दिखे नहीं, मेरी फोटो आ रही होगी कॉर्नर में तो, पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक डी लगा होती है, इसी तरीके से एक डी कहाँ होती है, यहाँ होती है। और इसके ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कागज के लंबवत अंदर की ओर क्या लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक बल लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ बी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ है, अंदर की ओर, ओके। और
ये जो दोनों प्लेटें हैं ये क्या होगी, कनेक्ट होगी विद्युत आपूर्ति से, ठीक है। और ये विद्युत आपूर्ति से इस प्रकार कनेक्ट होगी, इस प्रकार कनेक्ट होगी अपनी कि हाफ टाइम के बाद, कि टी हाफ के बाद, T/2 के बाद क्या हो जाएगी, ये वाली प्लेट ऊपर, इधर वाली प्लेट क्या रहेगी, पहले पॉजिटिव रहेगी, राइट वाली बोल दो इसको, इसको राइट, ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली है, ठीक है। तो हाफ टाइम तक तो क्या रहेगी, L पॉजिटिव रहेगी और L नेगेटिव, R पॉजिटिव। हाफ टाइम के बाद क्या होगा, T2 टाइम तक तो ये रहेगा, फिर T2 टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी तरीके से फिर T2 के बाद ये प्लस, ये नेगेटिव। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया गया है कि जब चार्ज पार्टिकल मान लो यहां से निकला, ठीक है, और वो मान लो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये R क्या था, ये जो R वाली है, ये L वाली है, ये पॉजिटिव थी, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ गया, इसकी तरफ जाने के बाद ये कैसी की बनी है, मेटल की बनी है, मेटल की बनी है, तो इनके अंदर तुम्हारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे काम क्या करेगा, अब यहाँ पे काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लंबवत लग रहा है ना, वेग इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको गोल गोल घुमा देगा, गोल गोल घुमाएगा, हाफ तक आएगी, ठीक है। जैसे ही इसे बाहर आने लगेगी, ये चार्ज क्या था, नेगेटिव था, ये क्या हो जाएगा, अब L क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको खींचेगा, थोड़ा सा इसमें घूमेगा, फिर ये वापस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर इसको खींचेगा। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि जब ये अपना आधा चक्कर पूरा करेगी, अपना आधा साइकिल पूरा करेगी, तब जो प्लेटों की जो ध्रुवणता है, जब जो प्लेटों की जो ध्रुवणता है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ये यहां पे आई तो ये इधर धक्का लगा, आधे टाइम में यहां धक्का लगा, फिर ये आधे टाइम पूरा यहां गई तो यहां धक्का लगा, तो यहां इसको दो धक्के लगते हैं। कितने धक्के लगते हैं, दो धक्के लगते हैं। तो एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड T के अंदर ये जो एसिलरेशन है, ये जो एसिलरेशन है, जो त्वरण है, त्वरण बोल दो या त्वरित बोल दो, त्वरित कितनी बार होगी, 2 बार त्वरित होती है। कितनी बार त्वरित होती है, ये 2 बार त्वरित होगी। कितनी बार त्वरित होगी, 2 बार त्वरित होगी, ठीक है ना। एक साइकिल के अंदर, ये एक साइकिल के अंदर, एक चक्कर के अंदर कितनी बार त्वरित होगी, 2 बार त्वरित होगी, ठीक है। अब तुम साइक्लोट्रॉन के लिए बहुत सारी चीजें निकालते हो, साइक्लोट्रॉन की अधिकतम त्रिज्या क्या हो सकती है, साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना, हमें जो तुम्हारे पास विद्युत आवर्ती लगी हुई है ना यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र कंट्रोल करने के लिए, इसको प्लस और इसको माइनस देने के लिए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इसके साथ इस प्रकार मैच कराया जाता है कि जैसे ही ये हाफ डी को क्या करेगा, पार करेगा, जैसे ही ये हाफ डी को पार करेगा तो तुम्हारे पास पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरी की चीज थी, समझा दी, इतना इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। अब अपने इसके फॉर्मूले देख लो, सिंपल सी बात, मूव करने के लिए जो तुम्हारे पास, मूव करने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए इसे जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, कौन प्रदान करेगा, चुंबकीय बल प्रदान करेगा, तो ये लगा दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा दिया। V से V गया, क्या आ गया, यहां से देखो V बराबर क्या आ गया, QB बटा M, और यहाँ क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। तो V का मान अपने पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या आ जाएगी R बराबर MV बटा QB, ये त्रिज्या का मान आ गया अपने पास। इसी तरीके से कोणीय आवर्ती निकालनी हो तो V बराबर क्या होता है, R ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, V बटा R, तो V बटा R कर दो, क्या हो जाएगा, QB बटा M। इसी तरीके से आवर्तकाल चाहिए तो वो क्या हो जाता है, 2 पाई बटा ओमेगा, तो 2 पाई बटा ओमेगा। इसी तरीके से कोणीय आवर्ती F चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी, आवर्तकाल की उल्टी होती है, अरे होती है नहीं होती, इसको लिखते हैं 1 बटा स्मॉल f, स्मॉल f क्या है यहाँ पे, कोणीय आवर्ती, ठीक है। अब एक चीज देखो, गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, निकाली थी ना अभी पीछे निकाली थी, वो सेम की सेम आएगी, 1/2 mv², तो ये 1/2 आपके पास m, और v² का मान, v कितना है आपके पास, QB R बटा M, तो ये हो जाएगा Q² B² R² बटा M²। सोल्व करोगे तो ये आएगा Q² B² R² बटा 2M। ठीक है। अब एक चीज देखो, मान लो ये घूम रहा है, मान लो ये घूम रहा है पार्टिकल इसके अंदर, तो ये इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ रही है, त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ये अधिकतम त्रिज्या वाले पॉइंट पे पहुंच गया, देखो त्रिज्या बढ़ रही है ना, जब इसको बाहर निकालना और ये अधिकतम त्रिज्या वाले पॉइंट R पे पहुंच गया तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा कितनी होगी, देखो E बराबर Q² B² बटा Q² B² R² बटा 2 इंटू का M, Q² B² R² बटा 2 इंटू का M,
ठीक है, ये क्या आएगी, एनर्जी आएगी। अब एक चीज और देखो, ठीक है, जब V वोल्ट विभवांतर से Q आवेश को आप त्वरित करते हो तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, QV होती है। कितनी होती है, QV। लेकिन यहां इसमें साइक्लोट्रॉन में अगर आपका विभवांतर कितना था, V था, चार्ज कितना था, Q था, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2QV होगी। क्यों, क्योंकि एक साइकिल के अंदर वो क्या हुआ, 2 बार एसिलेटेड हुआ था ना, एक साइकिल के अंदर वो 2 बार एसिलेटेड था, एक साइकिल के अंदर वो 2 बार त्वरित हुआ था। तो जो आपके पास एक साइकिल में उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 2QV बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 2QV बढ़ जाएगी। तो n साइकिल में उसकी ऊर्जा कितनी होगी, n इंटू 2QV। और टोटल ऊर्जा कितनी आई थी, ये देखो, घूमने के बाद, पूरा घूमने के बाद मैक्सिमम एनर्जी कितनी आती है, इतनी आती है। तो इसे लिखो Q² V² R² बटा 2m। यहां से चाहो तो तुम n का मान निकाल सकते हो कि अगर आपको विभव दे रखा है तो आप इसका मान निकाल सकते हो। नीचे क्या आ जाएगा, 2QV, यहां से निकाल दो Q से Q, तो ये आ जाएगा Q इंटू का V² बटा R², ये हो जाएगा 2 दूनी 4 m इंटू का V, और ये क्या आ गया, n। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल निकाले उसने, ये आप निकाल सकते हो। इसके बाद अपने पास आता है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, देखो, बायो सावर्ट लॉ कहता है कि आपके पास एक धारावाही तार है। क्या है, एक धारावाही तार है, इसके अंदर I क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। और इसकी जो कुल लंबाई कितनी है, L है, लेकिन इसका एक अल्पांश है, लेकिन इसका जो अल्पांश एक भाग है उसकी लेंथ कितनी है, L है, DL है। कितनी है, DL है। और इससे थीटा कोण के ऊपर, इससे किसी थीटा कोण के ऊपर पॉइंट P है, और उसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट से, इस पॉइंट की दूरी है इससे R। कितनी है, R है। तो P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड dB आएगा, वो कितना होगा, वो होगा IDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पे अगर B निकालना हो तो क्या करो, आप dB का इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे IDL साइन थीटा बटा R², IDL साइन थीटा बटा R²। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये dB था, dB से जब आपको B निकालना होगा तो आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, DL के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेकर के ln तक। और आप मेन फॉर्मूला ये भी याद रखो। ठीक है, अब यहां से स्थितियां बन सकती है अलग अलग, हो सकता है थीटा कोण क्या है, थीटा क्या है, L वाली दिशा, लेंथ की दिशा, और जो जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके सदिश की दिशा के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपने पास इसके अलग अलग केस आते हैं, इसके क्या आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। उससे पहले अपने पास यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, इसमें म्यू नॉट देखो क्या है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिएबिलिटी। इंग्लिश शायद इसकी, चलो मैं लिख देता हूं, परमिएबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो यहां भी अपने पास एक रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, म्यू आर। म्यू आर जैसे तुम्हारे पास एप्सिलॉन का रिलेशन क्या था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसी तरीके से यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि एक अपने पास वर्ताकार लूप है। क्या है, वर्ताकार लूप है। इसकी त्रिज्या मान लो आप कितनी है, कैपिटल आर है। कितनी है, कैपिटल आर है। और इसके केंद्र से किसी x दूरी पर, x दूरी पे कोई पॉइंट आपके पास P स्थित है। क्या स्थित है, P स्थित है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कितनी, I। कितनी फ्लो हो रही है, I। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है आपके पास, वो आता है B बराबर म्यू नॉट IR²। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, IR² बटा 2 गुणा
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। समझे क्या? ये क्या है? वर्ताकार लूप के कारण, वर्ताकार लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो निकालने अपने। कितना आएगा? B इजिकल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? इसके केंद्र से दूरी। r क्या है? उस वर्ताकार लूप की त्रिज्या। मान लो n क्या होते? इसमें फेरे होते, ये एक फेरा नहीं होता, मान लो ये n फेरे होते तो धारा क्या हो जाती? n गुना हो जाती। तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। समझे क्या मेरी बात? अगर मान लो, अगर मैं इसको क्या लिखूं, इसको अपने बी नोट लिखें कि ये सिंगल के कारण है, या B1 लिख देते हैं, ठीक है। B1 क्या है? सिंगल लूप के कारण है। तो अगर n लूप होंगे तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू का B1 हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों फॉर्मूले भी क्या रखें, आप याद रखें। अब देखो इसमें बनते हैं केस। केस क्या है? पहला केस है x बराबर क्या हो? 0 हो। x बराबर 0 मतलब ये लूप के केंद्र पे आ गया। अगर मैं ये x जो है, ये जो दूरी x है, इसको क्या कर दूं? 0 कर दूं, तो ये p कहाँ आ जाएगा? इस केंद्र पे आ जाएगा। p कहाँ आ जाएगा? केंद्र पे आ जाएगा। उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? x बराबर 0 रखने पे देख लो ऊपर क्या लिखा है? आई आर स्क्वायर बटा 2 गुना आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 3/2, तो ये बनेगा आर क्यूब। आर स्क्वायर से कटेगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई बटा 2r। मतलब सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा। ओके, और केस क्या है? और केस आपके पास, यदि r क्या है? बहुत बड़ा है। केस एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा? x क्या है? बहुत बड़ा है। x क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, r को 0 कर दो, मतलब नेगलेक्ट कर दो, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 गुना x क्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। किसके ऊपर? जब x क्या है? r से बहुत ज्यादा ही क्या है? बड़ा है आपके पास। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक नया टॉपिक आता है, वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? देखो कि आपके पास जैसे ये कोई लूप है, ठीक है, तो इसके ये कोई लूप है, तो इसके इन पॉइंटों के ऊपर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से जिसे एम्पियर ने दिया था। ये फॉर्मूला क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इसका लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो म्यू नॉट समेशन आई होगा, समेशन आई होगा। यहाँ पे समेशन आई क्या है? यहाँ समेशन आई है अपने पास कुल धारा। कितनी? कुल धारा। इस सर्किट के अंदर ये जो आपके पास लूप है ना, इसके अंदर से कितनी धारा इसे प्रवाहित हो रही है, समेशन योग कितना है उनका बीजगणित योग कितना है, वो धारा। तो तुम्हारे पास ये एम्पियर्स लॉ क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर इजिकल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई क्या है? इसमें से कितनी धारा जा रही है। ठीक है, ये आपका इसके एग्जांपल आएंगे ना, तो आप इसको और बेटर तरीके से समझोगे। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो इसके अंदर से 4 धारा जा रही थी, तो इस पे अगर ये नियम लगाओ तो क्या बनेगा? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका लाइन इंटीग्रल बराबर 4 धारों का योग आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको? यही वाला याद रखना है। इसके बाद अपने चलते हैं इसके अनुप्रयोग। एम्पियर्स लॉ जो पढ़ा है ना, इसके क्या आएगी? एप्लीकेशन आएगी, इसके उपयोग आएंगे, अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंदर आप पहला देखो, पहला क्या होगा अनुप्रयोग के अंदर? अनुप्रयोग के अंदर पहला आ जाएगा अपने पास अनंत लंबाई का क्या है? पहला देखो, अनंत लंबाई का क्या है? एक तार है। ठीक है, अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण बी निकालना है। ठीक है ना, टॉपिक पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई तार लिख दिया, उसकी वजह से क्या निकालना है अपने को? बी निकालना है। तो ये लो, और इसमें क्या हो रही है? इस तरफ धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये अपने सर्किट बना लिया, मतलब वो बना लिया। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, इसके भी क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी डॉट डीएल। अब इसका डीएल क्या होगा? लाइन इंटीग्रल क्या होगा? इस जो डॉटेड लाइन है इसका 2 पाई आर। तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, और ऊपर क्या था? म्यू नॉट इनक्लोज्ड करंट कितनी थी? म्यू नॉट आई।
तो ये क्या आ गई, म्यू नॉट आई। इसकी दिशा चाहिए तो कहाँ आएगी, करंट इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर की ओर। इस साइड कहाँ आएगा, अंदर की ओर, और इस साइड कहाँ जाएगा, डॉट, मतलब बाहर की ओर। ठीक है, तो अनंत लंबाई का जो धारावाही तार है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, इसका एक तरीका और है, एक ट्रिक और बताता हूं आपको इसकी। मान लो ये आपके पास इनफाइनाइट का तार है, मतलब मान लो कैसा भी तार है, ठीक है, जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, और आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आप सामने से कोण देख लो, आप सामने से, जैसे ये सामने खड़े हो आप, आपके सामने वो अनंत वाला तार है, कोई भी तार है, तो आपके सामने से जाओ ऊपर तक, उसके लास्ट पॉइंट तक जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, ये एंगल कितना, मान लो θ1, और ये नीचे की तरफ, एक सामने से ही नीचे की तरफ देखना, जो एंगल बनता है वो मान लो θ2 है, समझे ना। आपके सामने तार है तो एक सामने से ऊपर की ओर देखो, लास्ट किनारे पे जो एंगल बनेगा θ1, एक नीचे की तरफ देखो सामने से, जो एंगल बनेगा θ2, तो जो बी आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन देखो, मान लो तुम्हारे पास ये ऐसे तार है कि ये ऊपर से तो क्या है, अनंत लंबाई का है, और नीचे से क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यहां तक आकर के ये तार, इसकी लंबाई रुक गई। ठीक है, तो और आपको इसी पॉइंट पे क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। कैसे देखोगे, सामने से एंगल देखो ऊपर की ओर, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, मान रखना इसके अंदर अपने को भी। ठीक है, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, आधा अनंत है ये। ठीक है ना, पूरा अनंत वाला तार नहीं है, ये क्या था, ये था इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ये तो फॉर्मूला बनाया है ना, यहाँ से तो कितना भी हो सकता है, ये हो सकता है ये 45 डिग्री बना हो, ये एंगल भी दिया हो, ये है अपने पास इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको इनफाइनाइट कहना सही नहीं होगा, इसको आप कह सकते हो जनरल केस। कौन सा, जनरल केस या सामान्य केस। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वाले में देखो, सामने से ऊपर की तरफ जाओ, कितना एंगल देखेगा, सामने से ऊपर जा रहे हो, कहां देख रहे हैं, अनंत की ओर देख रहे हैं, अनंत की ओर। अनंत कहां होगा, बिल्कुल आपके ऊपर। तो ये जो कोण बनेगा अनंत के केस में, आपको कहां देखना पड़ेगा, बिल्कुल ऊपर। तो ये कोण कितना बनेगा, θ1 बराबर 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। और नीचे की तरफ देखना है क्या, सामने से नीचे की तरफ देखना है, नहीं नीचे तार ही नहीं है, तो सामने से सामने देखना है। तो जो दूसरा थीटा होगा यहाँ पे, जो दूसरा थीटा होगा ये वाला, ये कितना हो गया, θ2 बराबर 0। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन θ1, साइन 90 1 और साइन 0 0। तो ये आ गया अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई का अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये आपके लिए क्या आ गया, सेमी इनफाइनाइट की वजह से आ गया। पूरा इनफाइनाइट होता तो, पूरा इनफाइनाइट होता यहां से निकाल लो, 90 प्लस 90, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। देखो इनफाइनाइट तार की वजह से यही तो था बस। ये आपके पास पहला केस हो गया अनंत तार वाला। दूसरा केस आपके पास आता है, दूसरा केस आएगा, एक बेलनाकार तार है, मान लो एक बड़ा बेलनाकार तार है, बड़ा बेलनाकार तार है। ठीक है, ये तो क्या था, पतला था, पतला तार था। ठीक है, इसके बाहर आपने देख लिया। अब मान लो एक बेलनाकार तार है और वो बड़ा है। ठीक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, धारा समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसके अंदर धारा की दिशा ये वाली है आई, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। अब इसके अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए, तो इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो 3 केस बनेंगे। आर इज लेस देन आर, इस तार के अंदर आर इज इक्वल टू आर, तार की सतह पर आर इज ग्रेटर देन आर, तार की सतह के बाहर। देखो जब तार की सतह के बाहर निकालोगे, यहां निकालोगे या इस सरफेस पे निकालोगे, तो सेम का सेम आपका कौन सा केस आ गया, यही वाला आ गया, अनंत वाला आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इसके अंदर से करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है। ठीक है ना, ये मान लो अनंत तक है, अंदर से करंट कितनी जा रही है आपके पास, आई ही जा रही है। तो ये जो दोनों केस होंगे सेम के सेम पीछे वाले केस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी कितना आएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर। यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होगी, सरफेस की बात करोगे तो बराबर होगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब आर इज लेस देन आर की बात करोगे, ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, बी डॉट डीएल क्या आएगा, 2 पाई आर। क्या आ गया, 2 पाई आर।
इजिकल टू म्यू नॉट आई, आई कौन सा, आई बटा आयतन, पूरे आयतन में ढंग से वितरित है ना, तो आई बटा आयतन, किसका आयतन, पहले इस कैपिटल आर वाले का आयतन, तो एकांक आयतन में कितनी आएगी वो देखो, एकांक आयतन में आएगी, अगर इसकी लंबाई एल है तो एकांक आयतन में आएगी 1/π² एल, और जो ये स्मॉल आर त्रिज्या है इसके अंदर जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, π² एल, तो एल से एल गया, पाई से पाई गया, और इस आर से ये आर गया, ठीक है। तो ये बी कितना आ गया, बी आ गया अपने पास म्यू नॉट आई आर बटा ये रहा 2π कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये क्या है, बी इन आया कि अंदर की तरफ जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट, ये आएगा अपने पास म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π आर स्क्वायर, ठीक है। या आप कह सकते हो बी इन जो है वो क्या आएगा, आर के समानुपाती आएगा। बी सरफेस जो है ये क्या हो गया, सरफेस सतह के ऊपर, ये क्या आएगा, नियत आएगा, कांस्टेंट है ना, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। या फिर आप कह दो इसके अंदर जो बी आउट आएगा वो क्या आएगा, ये जो आर है इसके डिसप्रोपोर्शनल आएगा। और इसका ग्राफ बनाओ, ये क्या है आपके पास, इधर तो दूरी आर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो अंदर के लिए तो क्या होगा, समानुपाती, तो ये लो समानुपाती। इस पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे आगे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इससे आगे क्या हो जाएगा, डिसमानुपाती हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया, आर इजिकल टू आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी इन हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी आउट हो गया, और ये आपका बी क्या हो गया, सरफेस हो गया, ठीक है। ये हमने कर दी बेलनाकार की बात, ओके। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है परिनालिका। परिनालिका जिसके इंग्लिश में कहते हैं सोलेनोइड, क्या कहते हैं, सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड क्या होती है, एक बेलनाकार तुम्हारे पास ऐसे, मतलब क्या बोलोगे आप, कैसे, तो पाइप सा है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से वायर लपेटे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से वायर लपेटे हुए हैं। तो इसका जो अक्ष है, इसका जो अक्ष है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके अक्ष के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, कितना होगा, मान लो ये एक्स कौन सा है, कोई भी होता है, तो एक्स जेड एक्स मान लो, तो क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। देखो मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, उसकी दिशा के बारे में बात करोगे तो धारा जो है उसको ऐसे, वायर को अगर ऐसे पकड़ो कि धारा इस दिशा में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो इस जो हाथ ऐसे घूम रहा है, अंगुलियां जैसे भी घूम रही है, उस दिशा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई, ओके। यहाँ पे एन क्या है, एन है अपने पास एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मान लो इसकी लंबाई कितनी है, एल है, तो और इसके अंदर फेरे कितने हैं, फेरे मतलब राउंड कितने हैं वायर के, वो कितने हैं, कैपिटल एन है, तो यहाँ तुम्हारे पास बी क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई। ये क्या आ गया, इसके एक्सिस के ऊपर तुम्हारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आया है, ओके। और इसके बाद अगर मान लो ये तो है निर्वात के अंदर प्रणालिका, अगर माध्यम में रख दोगे, माध्यम में रख दोगे तो कितना आएगा, वी माध्यम, माध्यम में रख दिया इसको तो कितना आ जाएगा, म्यू एन आई, सेम की सेम बात, म्यू नॉट म्यू आर, एन का मान एन अपॉन एल इंटू क्या आ जाएगा आई, बस। एक होती है इसी तरीके से अपने पास टोरोइड, क्या होती है, टोरोइड। टोरोइड क्या है, इस तरीके से दो सर्कल बना दिए, ठीक है, रिंग सी बना दी, और इनके ऊपर ऐसे क्या है, तार लपेटे हुए हैं, क्या है, तार लपेटे हुए हैं। तो जो अक्ष है, ये वाली जो अक्ष होती है ना, इसके ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, यहां भी क्या था, ऐसे ही था ना, या ऐसे मानो कोई प्रणालिका थी, कोई प्रणालिका थी, उसके दोनों सिरे क्या कर दिया आपस में, दोनों सिरे जो था आपस में मिला दिए, तो वो क्या बन गई, टोरोइड बन गई। टोरोइड बन गई तो जो यहाँ पे बी एक्स आएगा, बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लगभग जीरो, जो बी ओनली क्या होगा, एक्सेस के ऊपर होगा, इस जेड एक्स के ऊपर होगा, तो इसके अंदर भी बी एक्स आएगा, वो आएगा कितना, म्यू नॉट एन आई। पर यहाँ पे एन है वो क्या है, एकांक आयतन में फेरों की संख्या, एकांक आयतन मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसकी लंबाई कितनी है, अगर ये त्रिज्या क्या है 2πr है, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई, इसका परिमाप कितना है 2πr है, तो वहां भाग L का लगा था, यहां भाग किसका लगेगा, 2πr का लगेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां भाग किसका लगा था, L का लगा था, यहां भाग किसका लगेगा, R का लगेगा। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, R है। तो टोरोइड के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा इसके एक्सेस के ऊपर, जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके एक्सेस के ऊपर, वो कितना होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बटा 2πr इंटू आई हो गया,
ओके, अब अपने पास एक बात और आती है, परिनालिका के अंदर अंदर की तो बात कर ली, किनारों पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो या बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो क्या होगा। इसका एक स्पेशल केस देखो, इसका एक स्पेशल केस देखो, मैंने वो इसमें लिखा था कहीं पे, मुझे अभी वो मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको वो एक ट्रिक से लिखा देता हूँ, एक ट्रिक होती है वो मैंने लिखी हुई है कहीं पे। देखो इस तरीके से ये अगर कोई परिनालिका है, शायद आपके किसी एग्जाम के किसी क्वेश्चन में काम आ जाए ट्रिक, और आपके पास ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से अपने मिड में और किनारे पे लगा निकाल के भी देखेंगे, ठीक है, इसकी लंबाई एल है, पी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर वो करंट फ्लो हो रही है ना, ऐसे तार से लपेटे हुए हैं, वो मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि डायग्राम फिर खराब हो जाता है। आपको इस पी पॉइंट के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो कितना आएगा, बी बराबर म्यू नोट एन आई बटा 2, और ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 देख लो क्या है, थीटा 1 तो क्या है, इससे पहले वाले किनारे के ऊपर की तरफ देख रहे हो तो, और थीटा 2 क्या है, दूसरे वाले किनारे के ऊपर थीटा 2 से देख रहे हो, समझ रहे हो ना, इससे पहला किनारा जस्ट पास वाला ऊपर वाला, तो ये थीटा 1 हो गया, दूसरा क्या है, दूर वाला नीचे वाला, समझ रहे हो ना, दूर वाला नीचे वाला, तो वो थीटा 2 हो गया। तो यहां से निकालो, तो बी निकालते हैं किनारे पे, ठीक है ना, बिल्कुल एज के ऊपर। तो एज के ऊपर देखो, अगर तुम्हारा पॉइंट ये हो गया, तो एज से तुम्हारा ऊपर वाला किनारा जो है वो कितना है, 90 डिग्री का, तो यहां आ जाएगा म्यू नोट एन आई बटा 2, ये हो गई कोस थीटा 2 माइनस का थीटा 1, थीटा 1 ऊपर वाला था, सामने से ऊपर की ओर देखा आपने एडजेक्ट, तो ये कितना आ गया, कोस 90, और ये दूसरा वाला सामने से नीचे वाले की ओर, सामने से नीचे वाले की ओर, और परिनालिका सपोज दैट बहुत लंबी है, तो आपको मूव ही नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सामने से ही नीचे वाला किनारा दिख रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ कोस 0 1, तो ये आ गया म्यू नोट एन आई बटा 2, मतलब किनारे के ऊपर जो एज होता है उसके ऊपर परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, म्यू नोट एन आई बटा 2 होगा, म्यू नोट एन आई बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज मैंने आपको इसके अंदर काफी सारी लिखाई दी है, और इसमें क्या है देखो, और है दो समांतर धारावाही तार है, दो क्या है, समांतर धारावाही तार के बीच में बल कैसे लगेगा, समांतर धारावाही तारों के बीच बल, बीच बल, मान लो ये दो समांतर धारावाही तार है, अनंत की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच में एकांक लंबाई पे लगने वाला बल कितना होगा, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल कितना होगा, देखो ये अपने पास आएगा म्यू नोट I1 I2, ये I1 पहले की धारा है और I2 दूसरे की धारा है, तो म्यू नोट I1 I2 बटा 2 पाई डी, डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी, समझ रहे हो ना, ये I1 इस दिशा में है, I2 इस दिशा में है, और जो डी है इनके बीच की दूरी है, तो एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, F बटा L कितना होगा, म्यू नोट I1 I2 बटा 2 पाई डी होगा, म्यू नोट I1 I2 होगा I1 I2 बटा 2 पाई डी होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां बस एक बात और ध्यान रख सकते हो कि अगर धारा की दिशा क्या होगी, धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, अगर क्या हुई, समान हुई, धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी, तो बल किस प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा, और धारा की दिशा जो है वो क्या होगी, विपरीत होगी, तो जो बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कि अगर कोई लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता चुका हूं आपको पहले, फिर भी बता दूंगा दोबारा, लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, ठीक है ना, कोई लूप है उसके अंदर नहीं, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर आपने कोई लूप रख दिया, मान लो ये लूप रख दिया, लूप का जो एरिया वेक्टर होता है वो किस दिशा में होता है, जैसे ये लूप है, मान लो ये अपने पास, जैसे कैसे बताऊं आपको, ये हाथ मेरा लूप है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है, इकाई सदिश, वो कैसे होता है, इसे सेंटर से बाहर की ओर, इसे सेंटर से बाहर की ओर, इसे सेंटर से क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक है ना, इस तरीके से अपना क्षेत्रफल सदिश होता है, सेंटर से बाहर की ओर, ओके। तो ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश है
ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जो आपका ए कैप है, ए कैप बोलो या इसको एन कैप बोलो, क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल इकाई जो सदिश है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसके ऊपर क्या काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है। क्या काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है इस लूप के ऊपर। वो कितना होगा, वो होगा टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और यहां पे तुम्हारे पास एम क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। अब मैग्नेटिक मोमेंट आता कैसे है, कोई लूप है उसमें आई धारा प्रवाहित कर रही है, उसका एरिया ये है, तो उसका मैग्नेटिक लूप की मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, उसकी धारा गुणा उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ टो बराबर क्या आ गया अपने पास, एम बी साइन थीटा। टो बराबर क्या आ गया अपने पास, एम बी साइन थीटा। अगर इसके अंदर क्या हो, एन टर्न्स हो, ये जो लूप है तुम्हारा ये एक ना हो, इसमें क्या हो, एन टर्न्स हो, तो जो बल आघूर्ण लग रहा होगा, ये क्या है, टो क्या है यहाँ पे, बलाघूर्ण, क्या है, बलाघूर्ण। तो जो बल आघूर्ण लग रहा होगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा टो इज इक्वल टू एम एन बी साइन थीटा। और ये आ जाएगा एम क्या लिखोगे, आई इंटू ए एन बी साइन थीटा। तो ये अपने पास आ गया एन आई ए बी, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, बस और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब आते हैं अपने पास गैल्वेनोमीटर आता है, तो फिर गैल्वेनोमीटर को अपने चेंज कर लेंगे वोल्टमीटर में और तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं उसमें एमीटर में। तो थोड़ा सा अपने पास गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं, हल्का सा, एक दो ही चीज है इसके अंदर बस और कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्या होगा, ऐसा लूप ही होगा, लूप ही होगा, तो वहां भी बला गुण कितना होगा, एन आई ए बी, अपने पास एन आई ए बी साइन थीटा होगा, एन आई ए बी क्या होगा, साइन थीटा होगा। बस वहां पे जो थीटा होगा ना उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टो बराबर कितना आ गया, एन आई ए बी, इक्वेशन नंबर आ गई है 1। ठीक है, अब जो उसके अंदर क्या होता है, वायर लगा होता है, फोर्स पर ब्रोंज वायर होता है, उसमें क्या आता है, एंटन आता है, वो क्या होता है, घूम जाता है, क्या हो जाता है, घूम जाता है। और वो इस तरीके से घूमता है कि वहां जो बल आघूर्ण बनता है वो कितना होता है, वो होता है अपने पास बल आघूर्ण जो बनता है ना, वो उस एंटन के, जब बल आघूर्ण लगाओगे तो उसमें क्या आएगी, एंटन आएगी। तो जो उसमें बल आघूर्ण है वो उस एंटन के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती निशान हटाओगे तो ये आएगा सी इंटू का फाई। यहाँ पे सी क्या है अपने पास, एंटन गुणांक, एंटन नियतांक कह दो या चाहे इसको आप एंटन गुणांक कह दो। ठीक है, ये होता है टो इज इक्वल टू सी फाई। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास टो को इक्वल रखो तो क्या होगा, सी इंटू फाई बराबर एन आई ए बी। तो यहां से अपने पास जो आई आएगी, जो धारा आएगी वो कितनी आ गई, वो आ गई सी बटा एन आई एन ए बी, सी बटा एन ए बी, और यहां आ जाएगा अपने पास फाई। अब सी बटा एन ए बी को मैं कॉन्स्टेंट लिख देता हूं, इसको मैं लिखता हूं के, या फिर आप लिख दो आई समानुपाती क्या आ गया फाई। मतलब उसमें जो एंटन आएगा, जो एंटन आएगी वो क्या होगी, धारा के समानुपाती हो, एंटन क्या होगी, धारा के समानुपाती होगी। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जो के है यहां पे, जो के है यहां पे, ये कहलाता है धारामापी का परिवर्तन गुणांक, धारामापी का परिवर्तन गुणांक। आई समानुपाती क्या आता है, फाई आता है। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, धारा सुग्राहिता क्या होगी कि एकांक धारा के लिए, एकांक धारा के लिए धारामापी में कितना विक्षेप आता है, एकांक तुम्हारे धारा के लिए धारामापी में कितना विक्षेप आता है, वो क्या कहलाती है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता, या कह दो करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये किसको मापता है, ये करंट को मापता है, किसको मापता है, करंट को मेजर करता है। तो धारा सुग्राहिता क्या आई, ऐसा ही बराबर फाई बटा आई। तो यहां से फाई बटा आई निकालो, कितना आएगा, एन ए बी बटा सी। एन ए बी बटा सी क्या था, के क्या था यहाँ पे, सी बटा एन ए बी, सी बटा एन ए बी। तो एन ए बी बटा सी क्या आ जाएगा, 1 बटा के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बटा के आ जाएगा। ठीक है, बस अब आप देख सकते हो धारा सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, क्षेत्रफल अधिक रख दो, चुंबकीय क्षेत्र अधिक लगा दो,
और जो सी है n गुणा किसको क्या रख दो, आप कम रख दो, तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास आता है एक वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, वोल्टता सुग्राहिता हो जाएगी SV, एकांक वोल्टेज के लिए कितना विक्षेप आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये फाई का फाई V बराबर क्या होता है I इंटू आर। अब फाई बटा आई तो है वैसे का वैसे लिख दो, ये देखो फाई बटा आई आपके पास पहले से, ये कितना हो जाएगा NAB बटा C इंटू का R, या इसे आप लिख सकते हो 1 बटा K इंटू का R, ठीक है। अब अपने पास दो चीज आती है, एक आता है एमीटर और एक आता है, दोनों साथ साथ में कर लेते हैं, एक आता है एमीटर, एक और आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो होगा इससे आप क्या मापोगे, वोल्टता मापोगे, इससे आप क्या मापोगे, धारा मापोगे। एमीटर कहाँ लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा, परिपथ के कहाँ लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा। ये परिपथ के कहाँ लगेगा, समांतर क्रम में लगेगा, कहाँ लगेगा, समांतर क्रम में। अब बात आती है एमीटर और जो वोल्टमीटर है आपके, ये बनते कैसे हैं, एमीटर और जो वोल्टमीटर है ये बनते कैसे हैं, तो ये देखो आप, जो धारामापी की जो कुंडली है, सबसे पहले आता है एमीटर, तो इसमें क्या है, समांतर क्रम में, इसके में कैसे बनेगा ये, समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगा करके। किसके समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर जो था ना, धारामापी जो थी, उसके समांतर क्रम में क्या कर दो आप, शंट प्रतिरोध लगा दो। शंट प्रतिरोध क्या होता है, जिसका प्रतिरोध क्या हो, छोटा हो, जिसका प्रतिरोध R है वो क्या हो, लगभग 0 के इक्वल हो, ऐसा प्रतिरोध लगाने से क्या बनता है, एमीटर बनता है। अब ये काम कैसे करता है देखो, कि जैसे ये आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था यहाँ पे, इसके आपने क्या किया, समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगा दिया, जिसको इन्होंने S बोला है, तो आप भी S बोल दो, S लगा दिया, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसमें धारा कितनी जाएगी, एज यूजुअल IG जाएगी। आ कितनी रही थी I, बाहर कितनी निकलेगी I, तो इसमें कितनी जाएगी I माइनस की IG। तो अब इसके सिरों पे वोल्टता क्या होगी, सेम होगी, तो ये होगा IG गुणा G बराबर I माइनस IG गुणा S। तो ये हो गया अपने पास, इसको थोड़ा सा सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो यहां से IG निकाल सकते हो, ये है IG, इधर लेके जाओ तो G प्लस S और बराबर आ जाएगा I इंटू का S। तो यहां से IG क्या आ जाएगी, I S बटा G प्लस का S, IS नहीं I इंटू S बटा G प्लस S। ये भी आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल सकते हो, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ये सही किया है क्या, I इंटू एस, कैपिटल I इंटू एस है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपने को कुछ भी चाहिएगा। IG इंटू जी बराबर I माइनस IG इंटू का ये वाला प्रतिरोध S। इसी तरीके से जो वोल्ट मीटर अपना बनेगा, इसी तरीके से जो अपना वोल्ट मीटर बनेगा, उसके अंदर इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, ये कैसे बनेगा, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, अनंत प्रतिरोध लगाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, उच्च प्रतिरोध, किसके, गैल्वेनोमीटर के। तो क्या समझा आपने, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाने से क्या बनता है, एमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने से क्या बनता है, वोल्टमीटर बनता है। उच्च लगाया तो कैसा बन गया, उच्च बन गया। उच्च बन गया तो इसे हमेशा कैसे जोड़ो, सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ो, वरना सर्किट खराब कर देगा। और इसे हमेशा कहां से जोड़ो, ये शंट प्रतिरोध लगाया, समांतर में शंट लगाया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये हमेशा कहां लगता है, हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। तो इसको समान, उसको कहां लगाना है, श्रेणी क्रम में लगाना है, श्रेणी क्रम में लगाओ। श्रेणी क्रम में लगाओगे आप तो ये कैसे होगा, देखो धारा I आ रही थी, ये आपके पास कोई प्रतिरोध था A और B के बीच में, नीचे गैल्वेनोमीटर था, उसके सीरीज में आपने क्या लगा दिया, एक अनंत मतलब बहुत हैवी प्रतिरोध वाला प्रतिरोध लगा दिया। तो अब देखो इसमें करंट धारा कितनी जा रही थी, IG जा रही थी, यहाँ कितनी आएगी, I आएगी, I कितनी थी I, तो इसमें से कितनी जाएगी, I माइनस का IG। करो अब इसको सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो आप देखो जो वोल्टता है, इसके सिरों पे जो वोल्टता है वो आपको कितनी मिलेगी, वो मिलेगी I गुणा IG गुणा RH प्लस का जी। आप बस इतना याद रखो, इस फॉर्मूले से जो अपने को नीड होगी अपने वो निकाल लेंगे। क्या है, इनके सिरों पे जो वोल्टता है वो कितनी आएगी, ये जो धारा इसमें कितनी जा रही है, IG जा रही है किलोमीटर से, तो IG गुणा
V गुणा I गुणा R, R कितना है, इसका G है प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध कितना है, RH है। तो इन दोनों का प्रतिरोध ऐड हो जाएगा, इंटू IG आ जाएगा, तो ये वोल्टेज आ जाएगी टोटल A और B के बीच में। ठीक है, ये हमने वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में भी पढ़ लिया। यहां पर अपना जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। इस पे क्वेश्चन रह गए अपने, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने जो चुंबकत्व वाला पार्ट है, इसका चुंबकत्व वाला पार्ट मैंने करवाया नहीं है, वो अपने क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चुंबकत्व वाला पार्ट मतलब मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व जो है, भू चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट क्या होती है, ये सब अपने अगले लेक्चर में, उससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।